गीता जो है हमारी पुस्तक, उसमें भी प्राणायाम, योग और इन सब चीजों के बारे में हमको सुनने को मिलता है। इस तरह से योगा, प्राणायाम और ध्यान जो है, इसका करीब करीब 5000 साल पुराना इतिहास है। आधुनिक समय में बात करें तो पतंजलि और गोरखनाथ, इन्होंने इसको फॉर्मल रूप में प्रेजेंट किया, ढूंढ कर करके निकाला कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, किस सभ्यता काल में या किन वर्षों में, इतिहास के किस काल में कौन सी चीजें रही है। पतंजलि और गुरु गोरखनाथ ने इसको ढूंढ करके निकाला और फॉर्मल रूप में हमारे सामने रखा। तो इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम लोगों ने चमेली देवी इंस्टीट्यूट ने इस वेबिनार का आयोजन किया है। और आज हम लोगों ने श्री विजेंद्र सिंह, जो अपने अथॉरिटी कहे जाएंगे इस एरिया में, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है इसके बारे में बात करने के लिए। विजेंद्र सर जो है, उनका पूरा नाम विजेंद्र सिंह है। उन्होंने विशारद, शास्त्री और आचार्य, ये 3 डिग्रियां उन्होंने ली है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर ने बीएड किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संस्कृत में, और एमए इन योगा में एमए किया है सर ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट जयपुर से। अभी के समय सर जो है विजेंद्र सिंह सर डायरेक्टर हैं ओम योगा टेम्पल इंदौर के। सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सर का 16 साल का जो है अनुभव है। सर विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हैं और 16 साल का अनुभव इनका योग, प्राणायाम और ध्यान के बारे में इनका अनुभव है। सर की स्पेशलिटी हठ योग, योगा थेरेपी, जेंटल योगा, मेडिटेशन योगा, विन्यास योगा जो है, ये सर की स्पेशलिटी है। सर को अगर उनके अवार्ड और मेडल्स की बात करें तो 3 बार सर को 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सर नॉर्थन इंडियन योगा चैंपियनशिप के, और मध्य प्रदेश स्टेट योगा एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो होता है उसमें भी सर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और 3 बार जो नेशनल चैंपियनशिप होता है, भारत का अखिल भारतीय जो नेशनल चैंपियनशिप होता है योगा कंपटीशन और चैंपियनशिप का, उसमें भी सर ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह सर हैं, जो कि आज का व्याख्यान देंगे और हमको इसके बारे में, ध्यान और प्राणायाम के बारे में बताएंगे। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुहास ढांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर को फॉर्मली वेलकम करें। डॉक्टर सुहास ढांडे सर। धन्यवाद अंजुम सर। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आज की इस प्रातःकालीन सभा में चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस प्रातःकालीन सभा में हमारे साथ आदरणीय विजेंद्र सिंह सर विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। हमारे विशेष आग्रह पर हमारे पास हमारे इस सभा में हमारे टीचिंग फ्रैटर्निटी के, मैं कहूं कि एक तरह से भीष्म पितामह कहना चाहिए, आदरणीय प्रद्युम्न मिश्रा सर इस सभा में मौजूद हैं। डॉक्टर नितिन शुक्ल सर हमारे विशेष आग्रह पर इस सभा में पधारे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंगल मिश्र सर, डॉक्टर छाया मिश्र मैडम, आप सभी का मैं चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको इस सभा में आमंत्रित किया और आप सब हमारे साथ आए इसलिए। मित्रों, मुझे ध्यान आता है कि जब से 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित हुआ है, विगत लंबे समय से चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ से छात्रों के और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग तरह के वेबिनार्स, अलग अलग तरह की गतिविधियां हमने संचालित की है। प्रारंभिक दौर में हमने छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण रूप से लगभग प्रतिदिन 4 से 5 घंटे लगातार संचालित की, जिसमें छात्रों को विभिन्न विषयों के नोट्स प्रदान किए गए, उनकी कक्षाएं लगी
उसके बाद जो एक दौर शुरू हुआ जिसमें हमने समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने का प्रयास किया और इसमें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसके बाद आदरणीय मोहित यादव सर का एक छोटा सा सेशन हमने इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से आयोजित किया था। अरिमा सान्याल मैडम जो कि इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी की डायरेक्टर है, उनका एक व्याख्यान वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया। हमारे इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने लगभग 12 दिनों की एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की एक वेबिनार की सीरीज आयोजित की, जो बहुत ही जबरदस्त सफल रही आप सबके सहयोग के कारण। फार्मेसी कॉलेज जो हमारे ही ग्रुप का एक कॉलेज है, चमेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ने भी अलग अलग विषयों पर, जैसे आई केयर को लेकर, हेल्थ ओवरऑल हेल्थ केयर को लेकर, अनेक तरह के इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर इस तरह के व्याख्यान आयोजित किए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। आने वाले समय में चूंकि लॉकडाउन खुल चुका है, या यूं कहिए कि आंशिक रूप से खुल चुका है, और शैक्षणिक संस्थाएं भी आने वाले समय में अपना कार्य काफी तेजी से संपन्न करेगी। इसी कड़ी में हमने ये प्रयास किया है कि छात्रों को हम ऑनलाइन मार्गदर्शन देते रहें, उनकी किसी न किसी तरह से मदद करते रहें। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 जून को ऐसे स्टूडेंट्स जो MBA में आगे चलकर अपीयर होना चाहते हैं, MBA से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में या विभिन्न संस्थानों की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है, उस आधार पर हमने एक मॉक टेस्ट का आयोजन प्रस्तावित किया है 10 तारीख को, जो हमारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी मौजूद है। जो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो BA, BBA, BCom, BSc वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम एक मॉक CET का आयोजन करने जा रहे हैं। उद्देश्य ये सब बताने का आप लोगों को ये है कि चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इवन JEE के लिए भी मॉक एंट्रेंस टेस्ट है, NEET की मॉक एंट्रेंस टेस्ट है, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं हम अपने ग्रुप की तरफ से संचालित कर रहे हैं, जो छात्रों के लिए निश्चित रूप से काफी उपयोगी होंगी। मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि इस क्षेत्र में चमेली देवी जो कुछ कार्य कर रहा है, ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का भी हिस्सा है, और इसलिए हम ये गतिविधियां लगातार आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आदरणीय विजेंद्र सिंह जी का जो आज का वेबिनार है, जो आज का व्याख्यान है, मूल रूप से यदि मैं कहूं कि जिस तरह के तनाव के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने तन और मन का ध्यान रखें। और इसीलिए जैसा मैंने हमारे कुछ मित्रों तक एक वॉइस क्लिप के माध्यम से एक संदेश भिजवाया कि ध्यान जहां तक है, ये आपकी एकाग्रता को एकाग्रचित्त करने का प्रयास करता है, आपके मन को एकाग्रता को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राणायाम का आपके लिए फायदा ये होगा कि आपके श्वसन क्रिया को मजबूत करने का काम ये प्राणायाम करता है, और निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय विजेंद्र सिंह सर द्वारा जो हमें टिप्स दी जाएगी, जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, हम निश्चित ही, मैं मानकर चलता हूं कि हम सभी उससे लाभान्वित होंगे और अपने जीवन का नियमित हिस्सा योग और ध्यान को, प्राणायाम को बनाने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र सिंह सर, आपका एक बार चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ से, संपूर्ण चमेली देवी परिवार की तरफ से, अग्रवाल ग्रुप की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुम सर, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑडियंस, एक आपसे रिक्वेस्ट ऑडियंस से ये है कि सेशन के आखिर में हम लोग एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, और उस फीडबैक फॉर्म को आपको भरना है। उस फीडबैक फॉर्म को जब आप भर देंगे तो उसी के थ्रू आपका जो इस सेशन को अटेंड करने का सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा। आप 3 दिन तक वेट करेंगे, 3 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होने लगेगा। आप हमारे किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, उसके द्वारा हम आपको मैसेज भेजेंगे कि सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का और प्राप्त करने का क्या तरीका होगा। तो ध्यान रखें, इस सेशन के बाद आप
आखिर में हम आपसे एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, प्लीज उसको भरना नहीं भूलें, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट उसी के भरने के बाद जो प्रोसेस है उससे प्राप्त होगा। अब दोस्तों, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो 10,000 साल पुराना है, और योग जो है उसका इतिहास 5,000 साल पुराना हमको मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हमारे वेद और उपनिषद जो है उसमें भी योग का और योग के जो अंग हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो हिंदू दर्शन जो है उसको बेसिकली हिंदू धर्म के 6 दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। ये 6 हैं, जिसमें लास्ट जो हमने बताया वो योग होता है। और योग जो है इसका 8 मुख्य अंग होता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट जो है वो समाधि है। अब ये योग के 8 अंग जो है, इसमें से 2 अंग प्राणायाम और ध्यान, इसमें चर्चा के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया है। अब मैं विजेंद्र सिंह सर से बहुत सम्मान के साथ आग्रह करूंगा कि वो अपने व्याख्यान का आरंभ करें। विजेंद्र सर। सर, सर्वप्रथम संचालक महोदय आपको और प्रिंसिपल महोदय सुहास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना श्रेष्ठ इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद मैं उस परम शक्ति को नमन करना चाहूंगा जिस शक्ति के माध्यम से, जिस विभूति के माध्यम से हमें आज योग प्राप्त हुआ है, महर्षि पतंजलि जी। तो एक मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। उन महर्षि पतंजलि जी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ये 8 योग के अंग हमें उपलब्ध करवाए, एक संग्रहित रूप में, एक सुव्यवस्थित रूप में। आज का जो हमारा विषय है वह जैसा कि सर ने बताया कि 8 योग के भाग होते हैं, 8 लिम्स आर देयर। तो 8 में से आज हम 2 लिम्स के बारे में, 2 स्टेप के बारे में चर्चाएं करेंगे, एक ध्यान और एक प्राणायाम। प्राणायाम की जब हम बात करते हैं तो प्राण अर्थात हमारे शरीर की बायो एनर्जी, और आयाम की जब बात करते हैं तो आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल और रेगुलेट, या हम कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट कर लें ऐसी शक्ति, ऐसी वो एनर्जी, या इसको मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं तो रेगुलेशन ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं, श्वासों का लेना छोड़ना, ये सब प्राणायाम का एक भाग है। अब किस प्रकार से प्राणायाम किया जाना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर दे, वर्तमान समय में हमें इतना मजबूत, इतना संगठित, इतना सुरक्षित कर दे कि हम अपनी आने वाली बाहरी जितनी भी आपदाएं हैं उन समस्त आपदाओं से हम प्रिवेंट रहें, बचे रहें। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सीधा सीधा जो प्राणायाम है, श्वास का आवागमन है, ये मैं इसको केवल एक ब्रीदिंग टेक्निक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं मानता हूं। इट्स अ कंप्लीट ब्रीदिंग साइंस। ये ब्रीदिंग साइंस है, और जहां साइंस होता है वहां पर क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हम आज साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, न केवल श्वास लेने और छोड़ने की सामान्य प्रोसेस के बारे में। जब भी हम श्वास लेते हैं तो आपने देखा होगा श्वास भी बहुत तरह से आती है। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं अभी इस समाज में जो अभी भी ब्रीद अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, और वर्तमान समय में जो कोरोना डिजीज आई हुई है, इस भयावह बीमारी को अगर रोकना है तो हमें अपने लंग्स की क्षमता को, वाइटलिटी को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना होता है। और जहां बहुत सारी पैथीज अपने हाथ छोड़ देती हैं, अपना सारा सामर्थ्य लगा के भी हमें इतना सुदृढ़ और मजबूत नहीं कर पाती हैं, जहां योग बड़ी ही सहजता, सरलता और सुगमता के साथ उन सारे कामों को बड़ी आसानी से कर देता है।
तो चलिए हम देखते हैं आज कि किस प्रकार से कौन से प्राणायाम हैं जो हमारे पूरे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी एनर्जी को। तो सबसे जो बेसिक प्राणायाम है जिसको सब जानते हैं, जो बाय बर्थ एंड टिल द डेथ हम करते रहते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये एक सबसे सामान्य बेसिक प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को लेने और छोड़ने में यदि मैं महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग दर्शन की बात करूं तो वहां पर प्राणायाम की जो व्याख्या उन्होंने की है, वहां उन्होंने दिया है, आप देखेंगे योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 49वां सूत्र आप उठा के देखिए, वहां पर उन्होंने लिखा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। अत्यंत स्पष्ट भाषा में उन्होंने लिखा है कि जो श्वास आप ले रहे हैं उसे इनहेल श्वास कहते हैं, जो आप बाहर परित्याग कर रहे हैं उसे प्रश्वास कहते हैं, और अपने श्वास को यथास्थिति रोक देना, कुंभक कर देना, स्थिर कर देना, वह एक अलग प्राणायाम है। रोक देना। इस प्रकार की प्राणायाम की व्याख्या महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में की गई है। तो यहाँ पर हम रोकने वाली प्रोसेस को अभी विराम देंगे। रोकना नहीं है श्वास को, क्योंकि अभी हमारे कंट्रोल से आप सभी बाहर हैं, क्योंकि आप सब लाइव हैं और आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से एक व्यक्ति सबको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो देखिए किस प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना है। जो श्वास होता है हमारे लंग्स में ही कंज्यूम होता है। आप जितना भी श्वास लेंगे, भले ही आप एयर पंप से श्वास लें, एयर मशीन से श्वास लें, या अपनी नोस्ट्रिल से श्वास लें, वायुमंडल से आप इनहेल करें, वो सारा का सारा श्वास जाता है हमारे लंग्स में, और हमारे लंग्स में करीब 7 करोड़ से अधिक छोटे छोटे एयर चैम्बर्स होते हैं। ये सारे के सारे एयर चैम्बर्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और हमारे शरीर में जितनी भी उत्पन्न हुई, यूटिलाइज हुई ऑक्सीजन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर धकेलने का काम करते हैं। तो यह सिद्ध हो गया कि लंग्स से अतिरिक्त हमारे शरीर में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो एयर को, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाए। जब भी हम श्वास लें तो ये पूरा ध्यान रखें कि हम इंटरकोस्टल ब्रीदिंग करें, अर्थात अपने सीने के भाग को जितना हो सकता है मैक्सिमम एक्सपेंड करें और उसको श्रिंक करने की कोशिश करें, श्वास को बाहर छोड़ दें। अर्थात मैं शुद्ध भाषा में बताऊं, अपनी भाषा में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हमारे शरीर को मिले, ऑक्सीजन की बहुलता, पर्याप्तता, प्रचुरता हमारे लंग्स को मिल जाए। तो किस प्रकार इसको करना है एक बार आप देख लें। पेट में किसी प्रकार की डायरेक्ट वायु, प्राणवायु, श्वास नहीं जाता है, तो आप जब श्वास लें तो इंटरकोस्टल ब्रीदिंग देखिएगा, इस प्रकार से पूरे लंग्स को पूरित कर ले, श्वास से भर ले, और बाहर जितना श्वास लिया है धीरे धीरे उस श्वास को परित्याग कर दे, छोड़ दे। ये हुआ भस्त्रिका। जिनकी लंग्स की कैपेसिटी कम है, लंग्स की कार्य क्षमता कम है, वो धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से श्वास छोड़ें। ये हुआ उन लोगों के लिए जिनकी कैपेसिटी कम है, तो धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उनके लंग्स बेहतर काम करेंगे और उनका इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड मैं बात करता हूं उन लोगों की जो अभी स्वस्थ हैं और जीवन पर्यंत वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये मैं कोई दावा तो नहीं कर रहा हूं, और लेकिन मेरा जो अनुभव है, 16 वर्ष का अनुभव इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गया है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा या आधा घंटा, जितना भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप प्राणायाम को यदि दें तो आप आजीवन निरोगी रह सकते हैं। आपको किसी भी अतिरिक्त चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से गहरा लंबा श्वसन आप नियमित करें, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको बता दिया है, कम से कम 10 मिनट करें और अधिकतम आप आधा घंटा 1 घंटा तक इसका अभ्यास कर सकते हैं।
दूसरा जो अभ्यास है वो तीव्र गति का अभ्यास है, प्रिवेंटिव लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं और बीमार नहीं होना चाहते हैं। वो थोड़ा तेज गति से अभ्यास करें, उनकी लंग्स की कैपेसिटी भी चेक हो जाएगी और वो अपने आप को स्वस्थ भी प्रिवेंट भी कर पाएंगे। इस प्रकार का अभ्यास भस्त्रिका का वो करें। यह केवल ऐसा अभ्यास है जो आपके लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, और इस प्राणायाम की तासीर है वो कुछ उष्ण तासीर की है। आपको पता होगा हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, वह 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना तापमान हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे शरीर में विकार आने की संभावनाएं 99% कम हो जाती हैं, न्यून हो जाती हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम से आप अपने शरीर के तापमान को बढ़ा सकते हैं और इम्यूनिटी को इंप्रूव करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्राणायाम, और हर एक प्राणायाम अपने आप में बड़ा यूनिक प्राणायाम है, बहुत ऊर्जावान और हमारे शरीर को बल देने वाला प्राणायाम है। ये तो पहला प्राणायाम हुआ, इसके 2 प्रकार हमने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वह प्राणायाम की गिनती में आता है, लेकिन यह शोधन क्रिया शास्त्रों के अनुसार है। यदि मैं शास्त्र सम्मत बात करूं तो यह केवल शोधन क्रिया ही होगी। उसका नाम है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल हम अपनी पेशानी को, फोरहेड को कहते हैं, और भाती अर्थात चमक, प्रकाश, ऊर्जा, तेज, दिव्यता। जो मस्तक पर तेज लेकर आए, दिव्यता लेकर आए, ऐसा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम कहलाता है। बीमार व्यक्ति के मस्तक पर आपने शायद कभी तेज नहीं देखा होगा। जो स्वस्थ होता है वही तेजवान, प्रकाशवान, ओजवान और प्रभावी व्यक्तित्व वाला दिखाई देता है। तो कपाल भाती एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे शरीर के जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं सबकी एक जेंटल मसाज करता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। या मैं यूं कहूं कि हर एक ऑर्गन को उसके ऑप्टिमम लेवल तक वर्क करने की स्थिति में कपालभाति लेकर जाता है। तो देखते हैं कपालभाति का अभ्यास किस प्रकार से किया जाना चाहिए। कपालभाति आपको श्वास दोनों नथुनों से बाहर की तरफ धकेलना है विद फोर्स, लॉट ऑफ फोर्स, बहुत झटके के साथ श्वास को बाहर धकेलेंगे। उस दौरान स्वतः आपकी उदर मांसपेशियां अंदर की तरफ जाएंगी। यदि आप इस प्रकार से प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में ऐसे 60 स्ट्रोक हो जाएंगे। आप एक बार देख लें किस प्रकार से इसका अभ्यास हो सकता है। ये कपालभाति का अभ्यास था। आप धीमी गति से करें। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, हिंदी में एक कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए। धीमे धीमे जो काम किया जाता है, धीमी गति से जो काम होता है, वह अधिकांश सकारात्मक दिशा की तरफ उन्मुख होता है। तो आप धीमी गति से कपालभाति का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके उदर मांसपेशियों की जेंटल मसाज करता है। इससे सहज पेट के अवयवों की मसाज करने का शायद ही कोई और उपाय आपको मिले। यदि कोई और उपाय होगा तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने कई बार कपालभाति का कंपटीशन भी करवाया है। 2-2.5 घंटे तक भी नियमित योगाभ्यासी इसका अभ्यास करते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब। और इसका अभ्यास 2-2.5 घंटे तक लगातार करने के बाद भी उनके पेट में कोई ऐसी विसंगति देखने को नहीं मिलती है जो अन्य चीजों से, अन्य एस्पेक्ट से देखने को मिलती है। तो आप इसका अभ्यास अधिक से अधिक कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी साइंस है जिस साइंस के द्वारा हमारे शरीर के जितने भी वांछित या सजातीय, सगुण धर्मीय तत्व हैं, उन सब का विकास होता है और उन सबको हमारा यह प्रोसेस कोई हार्म नहीं करता।
यदि मैं एक बात करूं सामान्य एग्जाम्पल की, तो घर में जिस प्रकार सारे सदस्य होते हैं, एक यदि सदस्य निकम्मा भी हो तो वो अपने परिवार का अहित कभी नहीं करता है, दूसरे घर जाकर कुछ भी करे लेकिन परिवार का अहित नहीं करता है। इसी प्रकार योग है, प्राणायाम है, आप कितना भी फोर्सफुली करेंगे इससे आपको नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो कपालभाति का अभ्यास करके आप अपनी पाचन तंत्र को भी सक्रिय और सुदृढ़, मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक पूर्ण कोई भी उपाय नहीं खोजा गया है। आईबीएस की प्रॉब्लम है, आईबीडी की प्रॉब्लम है, ये ऐसी सामान्य प्रॉब्लम्स हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है। आप जब तक औषधियों के संपर्क में रहते हैं तब तक आपको अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग आती है। जैसे ही औषधि आप छोड़ देते हैं तो आपका शरीर फिर से वही सिम्टम दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम उदर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको रिमूव कर देगा, आपके पाचन तंत्र को अच्छा कर देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उन सबको रिमूव कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्राणायाम है, सॉरी टू डिस्टर्ब, आगे जो प्राणायाम है हमारा वो अल्टरनेटिव प्राणायाम है। उन प्राणायामों का अभ्यास आप अपने प्रभावित अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे इसके बाद का जो प्राणायाम मैं ले रहा हूं उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उद्धन जाई अर्थात जब गले को ऊर्ध्वारोहित करके वहां से कुछ आवाज का उच्चारण किया जाता है उसे कहा जाता है उज्जाई प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारी आवाज को मधुर करने के काम आता है। यह प्राणायाम हमारी गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको स्वस्थ करने के काम आता है। यह प्राणायाम थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि के जो फंक्शंस हैं उन सबको रेगुलेट कर देता है। ऑल ओवर यदि मैं बात करूं प्राणायाम की, तो प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत प्रभावशाली कार्य करता है। इसका डायरेक्ट संबंध है नर्वस सिस्टम से, और हमारे शरीर में दो तरह के नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों तरह के नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरह से स्वस्थ बना देता है। तो देखते हैं किस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप करें और अपने गले से संबंधित, आवाज से संबंधित समस्त समस्याओं को आप नॉट कंट्रोल, मैं यहाँ कंट्रोल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं क्योर की बात कर रहा हूँ। आप अपनी समस्याओं को क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। देखिएगा, पहले श्वास लेना है, फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद आप अपने गले को कुछ अवरुद्ध करेंगे अपनी चिन से, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए गले से एक प्लेजेंट साउंड आपको प्रोड्यूस करना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू उज्जाई प्राणायाम। देन कॉन्ट्रैक्ट योर थ्रोट। Gently sound निकाला, then exhale with your left nostril. Again I will do. Very gently exhale. ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। अपेक्षा है आप सबको समझ में आया होगा और आप इसको करके अधिक से अधिक लाभ भी ले पाएंगे। ये स्पेसिफिक प्राणायाम है। हमने जो पहले प्राणायाम की बात की वो हमारे लंग्स के भाग पे काम करता है। दूसरा प्राणायाम जो बताया कपालभाति, वो हमारे उदर मांसपेशियों को ठीक करता है। तीसरा जो प्राणायाम बताया वो हमारे गले के भाग को स्वस्थ करता है। तो आप गले से लेकर और अपनी नेवल के नीचे के भाग तक अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं केवल 3 ही अभ्यासों के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा जो एक और प्राणायाम है वह प्राणायाम है बहुत ही सुंदर, जिसे कहा जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम नाड़ी शोधन की बात करते हैं। नाड़ी शोधन, ईश्वर ने हमें 2 नोस्ट्रिल क्यों दी हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सामान्य जीवन में हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो 2 नोस्ट्रिल है, एक की तासीर उष्ण होती है, एक की तासीर शीतल होती है।
यदि मैं हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यदि बोलूं तो इसे हम हकार और ठकार के रूप में जान सकते हैं। हमारा जो दायां स्वर है यह पिंगला स्वर है और बायां जो स्वर है यह ईड़ा स्वर है। ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर है, शीतल स्वर है, और पिंगला जो है हमारा उष्ण स्वर है, ये सूर्य का प्रतीक है। तो जब भी आपको, मैं अभी डिजीज के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये डिजीज पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। नाड़ी शोधन को यदि मैं सूक्ष्म रूप से एक बंच बना दूं तो यह हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है सभी के पास। तो अनुलोम विलोम एक पूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। किस प्रकार इसे कहते हैं, करते हैं? आप अपने दाएं नथुने को बंद कर लें अपने दाएं अंगुष्ठ से, और बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास लीजिए। फिर बाएं नथुने को बंद कर लेंगे और दाएं नथुने से श्वास को एक्सहेल कर दें, बाहर छोड़ दें। पुनः अपने दाएं नथुने से श्वास को लीजिए, दाएं नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल विद लेफ्ट नोस्ट्रिल। इट्स अ 1 राउंड। ये एक आवृत्ति हो गई है अनुलोम विलोम प्राणायाम की, अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम की। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इन दोनों का क्रम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मैं वह भी आपको बता देता हूं। यदि चंद्र नाड़ी शोधन करना है, सूर्य नाड़ी शोधन करना है, तो आपको इस प्रकार करना होगा। आप अपने दाएं नथुने को बंद कर लें, और अभी हम सूर्य शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। बाएं नासिका से श्वास लें, अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दें। यह हो गया हमारा सूर्य नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम करेंगे चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए आप अपने बाएं नथुने को बंद करेंगे और दाएं से श्वास लें, और बाएं तरफ से धीरे धीरे एक्सहेल छोड़ दें। यह हो गया आपका चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हमने अनुलोम विलोम में यही प्रोसेस एक साथ की है, तो आपका समय बच जाता है और आप दीर्घ लाभ ले सकते हैं। यदि मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करूं तो यह हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत सक्रियता से स्वस्थ बना देता है। हमारे शरीर में मैसेज को कन्वे करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उस सिस्टम को अत्यंत संवेदनशील बना देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इसका श्रेष्ठ जो प्रभाव है, मैं आपको बताऊं कि दोनों नोस्ट्रिल से जब हम इनहेल करते हैं तो जैसे ही यह इस ब्रह्मरंध्र तक श्वास जाता है, यहाँ पर श्वास पटल होता है, यहाँ से श्वास टकराकर वापस नीचे की तरफ यू टर्न करता है और लंग्स की तरफ जाने की प्रोसेस में हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर श्वास पटल पर हमारा श्वास टकराता है तो वह हमारी मस्तिष्क की स्टेम सेल्स को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है, क्रियाशील करता है और उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाता है। यदि अधिक काम करने से, रात्रि में अधिक जगने से, कंप्यूटर या मोबाइल ज्यादा देखने से, या किसी भी अन्य समस्या से हमें किसी भी तरह की मेंटल स्ट्रेस है, किसी भी तरह का तनाव हमें आता है, कोई भी एंजाइटी हमें होती है, तो हम उन समस्त समस्याओं को केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ही दूर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम है हमारे केवल गर्दन से ऊर्ध्व भाग के लिए, सिर के भाग के लिए। और मैं आपको बता दूं एक इसका बहुत ही चमत्कारिक लाभ है, यह हमारे बीपी को 3 महीने में ही क्योर कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जस्ट नोट डाउन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूं आपको। बहुत लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया है और बहुत सकारात्मक रिजल्ट हमें उपलब्ध हुए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप अपने बीपी को क्योर कर सकते हैं। आप बिना दवा के अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन ये अनुलोम विलोम रूपी दवा आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्राणायाम। और तीसरे प्राणायाम, इस प्राणायाम के साथ हम अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग से लेकर और अपनी नेवल से नीचे के भाग तक को कवर कर चुके हैं। इतना सब भाग यदि स्वस्थ हो जाता है तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो सभी को करना चाहिए। शायद अभी रिस्पॉन्स आप दे पाए लिखित में। तो देखिएगा, ये हमने देखे कुछ प्राणायाम जिनका बहुत प्रभावशाली हमारे शरीर पर इफेक्ट देखने को मिलता है। हम और आगे बढ़ते हैं।
एक और बहुत सुंदर प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की आवाज करना है, बम्बल बी साउंड आपको करना है। वो भी हमारे न्यूरो सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मस्तिष्क में बहुत अहम भाग रहता है हाइपोथैलेमस, उसको रिलैक्स करने के लिए और हमारे जितने भी एंजाइटी के भाव हैं उनको बढ़ाने के लिए, हमारे हार्मोन्स को सामान्य करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। तो किस प्रकार भ्रामरी करना है? इन्हीं सभी प्राणायामों में आपको एक कॉमन थिंग अप्लाई करना है। आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। ये भाव आप यदि रख के करते हैं तो आपको वांछित लाभों से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आप अपने हाथों को दोनों घुटनों पर रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस प्रकार आप अपने हाथ रखें। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को आप टच कर लें एंड जेंटली पुट योर हैंड्स ऑन योर नी एंड पाम्स अपवर्ड, है ना। हाथों को ऐसे तानना नहीं होता है, बी रिलैक्स। हर एक शरीर की मांसपेशी को शिथिल छोड़कर आप प्रत्येक अभ्यास को ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। एक बार मैं कर रहा हूं सामान्य, उसके बाद इसका विशेष रूप करके बताएंगे। फर्स्ट जेंटली इनहेल योर ब्रीथ एंड एक्सेल विथ कंप्लीट ब्रीदिंग। आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाना है अपने श्वास को खींचने में, छोड़ने में या मांसपेशियों को स्टिफ करने में। शरीर जितना रिलैक्स होगा आप उतना अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम का सामान्य अभ्यास, आप इसे कर सकते हैं। दूसरा जो अभ्यास है इसका, वो विशिष्ट अभ्यास है, जिसकी वजह से हम बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उससे हम डिटैच हो जाते हैं और हम अपनी ही साउंड को डबल ट्रिपल अनुभव करते हैं अपने ही मस्तिष्क में, अपने ही स्टेम सेल्स के भाग में। चलिए देखते हैं। अपने थंब से, अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेना है, दोनों कानों को। आप केवल देखिए, इसको करना नहीं है अभी। इस प्रकार से आप अपने कानों को बंद कर लें एंड पुट योर लास्ट 3 फिंगर ऑन योर आईज वेरी जेंटली। डोंट प्रेस हिम, इनको बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है, आराम से रखें। एंड फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड एंड प्रोड्यूस द साउंड, हमिंग साउंड, ठीक है। इट्स अ बम्बल बी साउंड। लाइक दिस। ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार से जब आप सारे प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं है जो आ जाए और बाहर न जाए। ये डिपेंड करता है कि हम उस एंटीबॉडीज के प्रति कितने फास्ट एक्शन लेते हैं, कितने पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, जो कि हमें स्वस्थ बनाने में समर्थ करता है। तो ये कुछ प्राणायाम का भाग हमने आपको बताया। इसके बाद हम अपने सेकंड लिम्ब पे चलते हैं, जो सर ने बताया था, हमारे संचालक महोदय ने बताया था कि 8 लिम्ब्स पे हम आज फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार जब आप अपना प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप अपने मंकी माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हमारा माइंड है ये बिल्कुल एक बंदर की तरह है जो बहुत उछल कूद करता है। तो आप इस मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, प्लेजेंट रहने के लिए और लाइफ के अल्टीमेट गोल पीस ऑफ माइंड के लिए इन प्राणायामों का सहयोग ले सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा प्राणायामों का सत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ध्यान के सत्र पर। ध्यान या मेडिटेशन। यदि मैं ध्यान की बात करूं तो ध्यान का जो उल्लेख महर्षि पतंजलि जी ने किया है वह योग दर्शन के 3रे अध्याय के 2 सूत्र में किया है। तो उन्होंने वहां पर लिखा है, तत्र प्रत्येकतांतः ध्यानः, तत्र प्रत्येकतांतः ध्यानः, अर्थात आपका जो ध्येय विषय है, आप निरंतर एक तक लगातार उसी विषय पर बने रहें, यह ध्यान है। ये ध्यान के विषय में उन्होंने हमें बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता दिया है।
आप जब योग दर्शन के तीसरे अध्याय का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे तो ये बड़ी आराम से आप जान सकते हैं। आप देखिएगा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा, रूबरू होना चाहूंगा। मैं आपसे पूछूं कि यदि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और आपका यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका क्या आपके पास नहीं था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ? बता पाएंगे आप लोग? यस, मैं जानता हूं कि आपका रिप्लाई होगा कि ध्यान नहीं था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, है ना। मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूं और उस रास्ते पर मुझे ठोकर लग के मैं गिर गया, मेरा क्या नहीं था? ध्यान नहीं था, है ना। अब यस, जैसे हम अपनी रसोई में जाते हैं, किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, एक चपाती जल गई, माताओं का बहनों का क्या नहीं था? ध्यान नहीं था। कोई भी काम यदि हम बिगड़ जाता है तो उस काम के पीछे हम एक ही लॉजिक देते हैं कि हमारा ध्यान नहीं था। बस ध्यान इतना ही सरल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना सरल करके किया जा सके उतना सरल करके हम करें। ध्यान अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप वर्तमान में कितना रह सकते हैं वही आपका ध्यान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, अपने एक ही विषय पे लगाएं। जब आप खाना बना रहे हैं तो रोटी जले नहीं, भोजन जले नहीं, अधिक नहीं पके और कच्चा भी नहीं रहे, ये आपका ध्यान है। अर्थात महर्षि पतंजलि जी सीधा सीधा ये हमें बता रहे हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, गिव योर 100% ऑन दिस वर्क। आप उस कार्य में अपना 100% दे दीजिए तो आपको अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या मैं यूं कहूं कि अपने आप को वर्तमान में रखना ही ध्यान अभ्यास होता है। ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स आपको योग दर्शन में मिल जाएंगी। करीब 9 टेक्निक्स योग दर्शन में बताई गई हैं। आप उन सभी टेक्निक्स का सहयोग ले सकते हैं, जिसमें हो सकता है आप अपनी श्वास की गति को ध्यान पे रखें, बार बार श्वासों के साथ अब अपने शरीर में जाएं और शरीर से बाहर आए। वैसे तो मैंने बता दिया है कि ध्यान क्या होता है। सरल तरीके से शायद यही है कि हम अपने चित्त को, अपनी एकाग्रता को केवल वर्तमान में ही बनाए रखें। जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अपना 100% कंट्रीब्यूशन हम वहीं पर लगा के रखें। यही सबसे श्रेष्ठ ध्यान की क्रिया है, प्रोसेस है। और आप यदि जाएंगे तो किसी विषय का या वस्तु का आलंबन लेकर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारी ध्यान की टेक्निक, प्रक्रियाएं, योग निद्रा के माध्यम से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आप एकांत में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि आपके एकांत को भंग करने के लिए कोई भी एक छोटा सा माध्यम पर्याप्त होता है। और यदि आप भीड़ में एकांत रहना सीख गए, भीड़ में यदि आप एकाग्र होना सीख गए, तो आपके ध्यान को दुनिया की कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती है, हटा नहीं सकती है। तो अपने ध्येय विषय पर निरंतर टिके रहना, बीच में अन्य कोई ध्येय विषय ना आए, यही ध्यान का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख लाभ है। ध्यान के अभ्यास से कोई ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है जो पूर्ण ना होता हो। मैं ध्यान का एक छोटा सा लाभ आपको बता देता हूं। यदि हमारा एक पल भी ध्यान लगता है, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये साइंटिफिक रिसर्चेस बोलती हैं, जो प्रेजेंट किए हुए पेपर्स हैं, वो पेपर, रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि यदि हमने एक पल का भी ध्यान कर लिया है तो हमें अब तक हमारी जितनी आयु है, उस आयु में हमने सोकर जितना समय व्यतीत किया है, उतने समय तक का आराम हमें एक पल के ध्यान में प्राप्त हो जाता है। एक पल का ध्यान हमें इतने वर्षों की नींद के तुल्य है। तो आप देखिए कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। जब आप ध्यान करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होना प्रारंभ हो जाएगा। बट इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आज जो भी हम आपको बता रहे हैं योग के अभ्यास, ये थ्योरेटिकल नहीं है। आप जितना भी सुनते रहिए, इसका केवल आपकी कर्णेंद्रिय पर प्रभाव पड़ने वाला है। और यदि मैं कहूं तो ये केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आप पुस्तकों में पढ़ के योग का लाभ नहीं ले सकते हैं, आपको इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। यदि आपने अभ्यास कर लिया तो आपको महर्षि पतंजलि जी भी रोकने वाले नहीं है उसके लाभ को मिलने से।
तो वो लाभ आपको सहज सुगम्य हो जाएगा और शायद आप उसका अधिक लाभ ले पाए। तो योग का इस प्रकार का अभ्यास आप करें, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक होता है। बैठकर केवल मैं भूख लगी है चपाती चपाती यदि रटता रहूं तो शायद मेरा पेट कभी नहीं भरने वाला। तो मुझे एक एफर्ट करना पड़ेगा कि जो पकवान मेरे सामने उपस्थित है, उपलब्ध है, उसे एक बाइट लेके मुझे मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा और अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा। जब ऐसा प्रोसेस यदि मैंने कर दिया तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि मेरी भूख को तृप्त होने से रोक दे। तो इस प्रकार का ये ध्यान का अभ्यास है। हम देखते हैं कि हमारी श्वास की गति बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपकी श्वास की गति नियंत्रित, नियमित हो जाएगी, क्रोध आना आपका कम हो जाएगा और आप अपने विषयों पर फोकस्ड हो जाएंगे। विषय कोई भी हो सकता है, वो हमारा एक्सटर्नल हेल्थ भी हो सकता है, इंटरनल हेल्थ हो सकता है, या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। ये सारे के सारे माध्यमों में यदि हम चाहें तो अपने योग के सरल सुगम प्राणायाम और ध्यान से हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये आज के विषय में हमने इंक्लूड किया है। कुछ प्राणायामों का अभ्यास हमने आपको बताया है, और भी यदि समय मिलेगा तो हम फिर इनका अभ्यास करेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। यदि आपके इनसे संबंधित, आज के सत्र से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे वो सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका यथेष्ट उत्तर आपको दिया जाए। सर। जी सर, बहुत सारे सवाल आए हैं सर। विजेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ बिल्कुल जी सर, बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला सवाल आया है, कविता जोशी मैडम है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या योगा करते समय पानी पी सकते हैं? जी कविता जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योग करते समय आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन कर सकते हैं। जैसे अभी बात करते समय भी गला सूख रहा था तो मैंने पानी का सेवन किया था, लेकिन उस समय कैसे पानी का सेवन करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का सेवन आपको करना है अपने बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल। जैसा आपके शरीर का तापमान है, आप उस तापमान का पानी थोड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। कोई हार्मफुल नहीं। हेलो सर, दूसरा सवाल आया है, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर हैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। जी हाँ, जी हाँ सर, दूसरा सवाल आया है, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर हैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। सर के दो सवाल हैं। पहला, मिश्रा जी को पहले तो प्रणाम। जी सर, इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या योगा के पहले वार्म अप कांट हियर। हेलो हेलो। सॉरी, इट्स आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। विजेंद्र सर सुन पा रहे हैं आप? विजेंद्र सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है बट नॉट क्लियर। वही प्रश्न जो अंजुम सर पूछ रहे हैं मैं पूछ लेता हूं आपके लिए। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जानना चाहते हैं कि क्या योगा के पहले वार्म अप करना होता है। एक प्रश्न ये है, क्या योगा के पहले वार्म अप करना होता है? विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हेलो विजेंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज या प्रिंसिपल सर की आवाज? अंजुम सर एक आध मिनट रुक जाए, मेरे ख्याल से शायद डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क के बाहर हो रहा है सर शायद। जी जी सर के एंड पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। हाँ, वो इसीलिए कहा मैंने, एक अपने आध मिनट रुक जाते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि कृपया
कुछ समय का इंतजार करें, हो सकता है कनेक्टिविटी इशू है विजेंद्र सर के साथ, थोड़ा सा इंतजार करें, शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगे। इन द मीन टाइम अगर आप चाहें तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, इसमें आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, या क्वेश्चन आंसर का ये जो होता है फॉर्मेट, इसमें आप टाइप कर करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी तरफ से हम विजेंद्र सर से सवाल पूछेंगे। और एक बार फिर हम सारे ऑडियंस को बता दें कि इस सेशन के बाद हम आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। कृपया उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें, उसी के थ्रू आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। आप 3 दिन के बाद अपने सर्टिफिकेट को पाएंगे। और इसके जो स्टेप्स होंगे, इसकी गाइडलाइन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन प्लीज आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, जो इस सेशन के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे। विजेंद्र सर अब सुन पाएंगे आप हम लोगों को? अमित सर, विजेंद्र सर से बोलें कि या तो उनका वीडियो ऑफ कर दें तो नेटवर्क मिल जाएगा उन्हें। अमित सर, अमित रसुलिया सर सुन पा रहे हैं आप? अमित सर? हाँ सर, वो बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन हूँ, मैंने कॉल किया अभी सर। है वो बोले मेरा नेटवर्क ठीक है, एक बार है सर। है विजेंद्र सर? जी हाँ सर बोलिए। जी विजेंद्र सर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा था, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। ये डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर हैं, स्कूल ऑफ कॉमर्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के। उनका सवाल, उनके 2 छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या योगा के पहले वार्म अप करना जरूरी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, सवाल है कि सांस लेने और छोड़ने में क्या किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी हाँ, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। तो योग का जो अभ्यास है, हम केवल आसनों को योग नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आसनों का यदि आपको अभ्यास करना है तो आप वार्म अप अवश्य करें। योग में वार्म अप की आवश्यकता कदापि नहीं है। ठीक है। सेकंड जो है अभ्यास, प्रश्न आपका कि श्वास लेने और छोड़ने में क्या ध्यान रखना चाहिए। श्वास देखिए, हमारा लाइफ है, जीवन है। अगर हम अपने जीवन को लंबा करना चाहते हैं तो श्वास को दीर्घ लें, लंबा लें, बड़ा लें। आप देख लीजिए कि जितने भी ऐसे जीव जंतु छोटे हैं, ऐसे प्राणधारी हैं जिनकी आयु कम होती है, वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, और जिनकी आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है, एज लाइक ए टर्टल, कछुआ आपने देखा होगा, उसका श्वास कितना लंबा होता है, 1 मिनट में करीब 4-5 श्वास ही वो लेते हैं। तो श्वास लेने छोड़ने में मैं बस यही कहूंगा कि नासिका से श्वास लें और लंबा, गहरा और धीमा श्वास लें। ठीक, बहुत बेहतर सर। अपेक्षा पाठक मैडम है मुंबई से, वो पूछ रही है क्या मेडिटेशन करने के लिए कोई निश्चित समय या स्थान होना चाहिए? जी हाँ, मैं उनको बताना चाहूंगा कि निश्चित समय और स्थान के बारे में वो ऐसा करें कि व्यक्ति जहां होता है अपने ओरा को साथ में लेकर चलता है, और एक बार मैं जहां बैठ जाता हूं या खड़ा हो जाता हूं, व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वहां पर उसका ओरा भी काम करता है और वहां वो जगह एनर्जाइज हो जाती है, ऊर्जा से युक्त हो जाती है। आप यदि बार बार जगह बदल रहे हैं तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो आप समय जो कि डिस्टरबेंस रहित हो, प्रभातकालीन सबसे उत्तम समय होता है, सुबह का समय जिसमें कोई अवरोध नहीं होता है, हमारा मस्तिष्क भी विचार शून्य होता है, कोई काम का हमें टेंशन नहीं होता है, तो आप सुबह का समय यूज करें, और जहां तक प्रेफर हो सके एक स्थान पर ही आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता का आपसे पूछ रही हैं कि मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए कौन सा प्राणायाम ठीक रहेगा? मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए सबसे जो इफेक्टिव प्राणायाम, 2 प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। जी सर, चांदनी केशवानी है, वो पूछ रहे हैं थायराइड क्योर करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना सही होगा? जी हाँ, थायराइड के लिए जैसा मैंने बताया,
जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन में केवल चपाती से हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हम भोजन की थाली में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन वहां पर सजाए हुए होते हैं और हम प्रतिदिन उनको चेंज करते रहते हैं। तो सबसे प्रमुख जो है वह तो है थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम, लेकिन बाकी सभी प्राणायामों को भी आपको करना पड़ेगा। उज्जाई के साथ साथ आप कपालभाति का भी लंबा अभ्यास अवश्य करें। जी सर, विजय गोरे सर हैं, वो पूछ रहे हैं प्राणायाम पहले करें या योगा पहले करें? जी, प्राणायाम योग का एक भाग है। आप प्राणायाम के बगैर एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो आपको हाथ लिफ्ट करने हैं तो यू मस्ट बी इनहेल, ब्रीथ, देन यू रेज योर हैंड्स, क्योंकि इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। जब आपको हाथ उठाना है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। जब ऊर्जा आपको मिलेगी तो आपका हाथ उठेगा, एट दैट टाइम यू इनहेल। तो प्राणायाम तो हर एक भाग से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो अलग से यदि प्राणायाम का अभ्यास करना है तो आप पहले भी करें बाद में भी करें, दोनों ही समय उचित हैं, लेकिन आसन और प्राणायाम में थोड़ा अंतराल अपने शरीर को रिलैक्स देने जितना आप रख सकें। ठीक है। एक अंजलि सिसोदिया मैडम है, वो पूछ रही हैं खाना खाने के कितने समय बाद योगा किया जा सकता है? यदि देखिए, योगा में उनका एस्पेक्ट शायद केवल आसनों से होगा, क्योंकि योग तो हम 24 आवर कर सकते हैं, लेकिन आसनों का जो अभ्यास है वो कम से कम 2 घंटे बाद करना चाहिए। और 2 घंटे बाद भी करने में यदि अनुकूलता नहीं लग रही है तो अभ्यास को छोड़ देना चाहिए। जी रक्षा ठाकुर पूछ रहे हैं हाउ बेनिफिशियल इज प्राणायाम फॉर डायबिटीज? डायबिटिक्स को सही करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए प्राणायाम है और कितने देर करना चाहिए? डायबिटीज वालों को कितने देर तक प्राणायाम करना चाहिए? जी हाँ, मैं बताता हूँ। डायबिटीज जिनको है, इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें पहले तो। केवल प्राणायाम करने मात्र से आपका कभी भी डायबिटीज क्योर नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है। ठीक है, आप अपने लाइफस्टाइल को सही करें। उसके साथ साथ जो कपालभाति प्राणायाम है, ये आपको करीब करीब 20 से 25 मिनट प्रतिदिन करना ही चाहिए। कपालभाति प्राणायाम 20 से 25 मिनट। ठीक है सर, एक और सवाल आया है किशोर राय जी की तरफ से है, नींद नहीं आए तो कौन सा योगा या प्राणायाम किया जा सकता है? नींद ना आए तो कौन सा योगा या प्राणायाम करना चाहिए? वेरी गुड। मैंने लास्ट में आपको बताया था, मस्तिष्क से संबंधित जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे, उन सबको स्वस्थ और स्टेबल करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप ओम का चैंटिंग भी कर सकते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हेल्पिंग रूप में आप टूल के रूप में यूज करें। भ्रामरी बहुत ज्यादा कारगर है और ओम का चैंटिंग आप करें। ये तीनों ही हमारे जो न्यूरॉन प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, सीक्रेशंस हैं, उन सबको स्वस्थ बना देता है। और जो एक केमिकल विशेष रूप से होता है हमारे मस्तिष्क में जो इंसोम्निया को डेवलप करता है, वो केमिकल अपने आप ग्रो करेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। जी सर। उसका नाम है मेलाटोनिन। जो इंसोम्निया को बढ़ाता है वो मेलाटोनिन है, कम हो जाता है। आप यदि अभ्यास करेंगे तो मेलाटोनिन बढ़ेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी विक्रम सर हैं, विक्रम जी हैं, उनके तरफ से सवाल आया है वो कुछ योगा। जी हाँ, अस्थमा के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। श्वास लेना छोड़ना, और कुछ आसन भी है, वो आसनों का अभ्यास भी साथ में करें। ठंडी चीजों का सेवन ना करें। वैसे प्राणायाम केवल अस्थमा के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सर्वोत्तम प्राणायाम है। थैंक यू सर। विक्रम जी, उम्मीद है आपने ये बात नोट कर ली होगी। एक सवाल आया है प्रिया वर्मा मैडम की तरफ से, और जनरल सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी योगा या योगासन या आसन जो या प्राणायाम करें, ये भूखे पेट करना सही होगा या खाना खाने के बाद? नहीं, मैं ये दो चीजों को क्लियर कर देता हूं कि भूखे पेट रहना और खाली पेट रहना दोनों में थोड़ा सा फर्क है। भूखा पेट के मुझे अभी खाना चाहिए, और खाली पेट होता है कि मैं अभी फ्रेश होके आया हूं, है ना, दो अलग चीजें हैं। तो भूखे पेट कभी भी अभ्यास ना करें, आपको खाली पेट अभ्यास करना है सर, है ना। जैसे सुबह उठे फ्रेश होके आ गए, देन यू आर फ्री टू डू। जी
तो बहुत बेहतर। एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर सोनाली कार्निक मैडम है, उनकी तरफ से। वो पूछ रही है नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है? जी, नाड़ी शोधन प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो वो सिंगल है। सूर्य नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी शोधन दोनों को यदि एक साथ किया जाएगा तो वह अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। बहुत अच्छा। योगा करते समय एक अंजुम सर, हेलो। जी हाँ। डॉक्टर जामरा साहब की तरफ से एक प्रश्न है जो मेरे व्हाट्सएप पर आया था, तो मैं पुनः दोहराना चाहूंगा उसको। क्या आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कोई व्यायाम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है सर। एक जो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने बताया था, ये गर्दन से ऊपर के भाग के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप अपनी आईसाइट भी इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसे हमने प्रयोग किए भी हैं कि रिटायर पर्सन्स को हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया है और उनके चश्मों को, उनके स्पेक्स को हमने धूल खाते देखा सर। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत ज्यादा कारगर है। आपकी आईसाइट इंप्रूव हो जाएंगी। अनुलोम विलोम का करीब 20 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। जी सर। अंजुम सर प्लीज कंटिन्यू। एक सवाल आया है, वो मैं अनीश पांडे और प्रिया वर्मा का मिला करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो भी हम करें, प्राणायाम, ध्यान करें, योगा करें, ये सुबह हमें ज्यादा फायदा रहता है। पहला सवाल, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कितने देर? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो अस्वस्थ है, बीमार है, उनके लिए ये डिसाइड करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बता पाऊंगा कि उनको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का अभ्यास है वो पर्याप्त है। वो आधे घंटे में भी अपना अभ्यास पूरा कर सकते हैं और 1 घंटे में भी वो अपना अभ्यास कर सकते हैं। निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के अभ्यासों को दोहरा रहे हैं। जी, एक क्वेश्चन आया है सर कि हाई बीपी जो है, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्राणायाम या ध्यान कुछ बता पाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया है आपको, उसको मैंने बोला था कि इसको हाईलाइट आप मेंशन करें जरूर कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये हाइपरटेंशन को कंप्लीटली सर कंट्रोल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योर की बात कर रहा हूँ सर, है ना। जिनका भी प्रश्न है उनको प्लीज बताइए आप कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से वो अपने बीपी को कंट्रोल नहीं, क्योर कर सकते हैं। और बहुत लोगों पर हमने इसका अभ्यास किया भी है। अच्छा, एक सवाल आया है सर कि क्या ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ध्यान या प्राणायाम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही होगी कि वहां वेंटिलेशन पर्याप्त हो। अगर वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है तो आपको अपनी चेयर छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, शरीर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और मेडिटेशन तो 24 आवर आप कंटिन्यू किया जा सकता है। मेडिटेशन का मैंने अर्थ बताया है, 100% एक ही विषय में आप इन्वॉल्व रहें, एक समय पर वर्तमान में रहना ही ध्यान है। सर, वेट कम कर सकते हैं क्या प्राणायाम के द्वारा या ध्यान के द्वारा? वेट पे कंट्रोल या वेट कम करना संभव होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं आप सबको ये जानकारी दे देता हूं कि वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो आपका वजन 20 से 25 वर्ष की आयु में है, 20 से 25 वर्ष की आयु में आपका जो वजन है वो आपकी बोन्स का वजन होता है। उसके बाद जो वेट इनपुट होता है वह वजन होता है, वेट होता है, वो हमारे फैट के रूप में शरीर के अलग अलग भागों में स्टोर हो जाता है। आप प्रत्येक भाग के ऑप्टिमम लेवल को अगर मेंटेन रखते हैं तो कभी भी हमारा बीएमआर कम नहीं होगा और हमारा फैट नहीं बढ़ेगा। तो इस विषय पर प्राणायाम और आसन दोनों मिलकर बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जी, और बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके समझाने के अंदाज तरह से एक्सप्लेन किया है, उसकी बहुत सारी तारीफें सर हमको मिल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, थैंक यू सभी को। सर एक सवाल आया है सर। जी हाँ, हेलो। हेलो जी सर। अंजुम सर, एक मिनट पूछ सकता हूँ? हेलो जी सर। अंजुम सर, हमारे शहर के एक वरिष्ठ कवि हैं श्याम सुंदर पलोड़ जी, वो ये उनका प्रश्न आया है कि सर जाने के बाद यदि सीवियर स्लीप एपानिया होता है तो क्या किया जाना चाहिए? सर एक बार मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। सर नींद की कमी, जो स्लीप, नींद की कमी। जी हेलो, नींद की कमी। जी जी सर। जी हाँ, उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नींद की कमी के लिए 3 प्राणायाम काफी हेल्पफुल हैं। 2 प्राणायाम प्रमुख हैं, एक भ्रामरी और एक ओमकार चैंटिंग। ओम का चैंटिंग आप करें। ये 2 प्राणायाम हैं जो हमारे मेलाटोनिन को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। हमारे मस्तिष्क में जो एक केमिकल है, एक हार्मोन है, जिसको इंप्रूव करने से नींद अच्छी आती है। और दूसरा एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हेल्पिंग टूल के रूप में आपके काम आएगा। ये तीनों प्राणायाम अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, एक और क्वेश्चन आया है खुशबू सोनकर की तरफ से। वो पूछना चाहती हैं कि हाँ? मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, विथ म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक? जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप म्यूजिक के साथ ध्यान कर रहे हैं या म्यूजिक के साथ इंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी डिजायर्स को खत्म कर देना, अपनी इच्छाओं को रोक देना, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा देना ध्यान होता है। ठीक है, तो हम ध्यान में यदि म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे ही फोकस होगा, वो भी एक तरह का ध्यान है। लेकिन इस ध्यान को हम कहते हैं क्षणिक ध्यान, कुछ पलों के लिए ध्यान होता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा। तो आप बगैर म्यूजिक के ध्यान करें, वह ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, कुछ स्टूडेंट्स के तरफ से सवाल आए हैं कि स्टडी पे कंसंट्रेट वो कैसे करें, अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कैसे बढ़ाएं? जी हाँ, उनके लिए मैं बड़ी विनम्रता से बताना। हेलो हेलो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जैसे ही हम अपने श्वासों को नियंत्रित कर लेते हैं, विचारों की फ्रीक्वेंसी स्टेबल होने लगती है ना। जब गुस्सा आता है तो हमारा श्वास तेज होता है, और जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें कोई गुस्सा नहीं आता। समझ रहे हैं इस चीज को? तो हमें अपने श्वासों को स्टेबल करना होता है। उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, और स्टडी करने से पहले वो 3 बार ओम का चैंटिंग करके पढ़ना प्रारंभ करें, बशर्ते उनका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। जी, एक और सवाल आया है कि प्राणायाम या ध्यान के थ्रू पैरालिसिस में, जो लकवा जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई फायदा हो सकता है? जी हाँ, ये है प्राइमरी स्टेज में अगर उनको करवाया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ है। प्राइमरी स्टेज में ये बोल रहा हूं कि अभी जैसे आज ही उनको कोई प्रॉब्लम हुई है और विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि सभी व्यक्ति यदि प्रारंभ से ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं प्रतिदिन अनुलोम विलोम करने वाले को कभी भी पैरालिटिक अटैक नहीं आने वाला। उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम काफी अच्छा है जिनको पैरालिटिक प्रॉब्लम है। वेरी गुड सर, क्वेश्चंस का लेना, चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही तरह के सवाल कई लोगों से आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे इसका अंत करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम और ध्यान के बारे में समझाया। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आजीवन निरोगी रहना है तो इंसान को प्राणायाम चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी के समय जो कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि कोरोना तो सबको होगा, आप अपनी इम्यूनिटी को कितना बढ़ा सकते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे बचेंगे, क्योंकि ये इस तरह। सही कहा सर आपने। सर मैं आपको बता देता हूं कि अभी मेरे संपर्क में करीब 500 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, और बहुत आनंद की बात है, मुझे बताते हुए बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि एक भी व्यक्ति कोरोना का पेशेंट नहीं हो पाया है।
एक भी व्यक्ति, 500 परिवार इंदौर में ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में है जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जो नियमित योग का अभ्यास करते हैं। बहुत बेहतर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो सेशन हुआ उससे हमारे सुनने वाले ऑडियंस जो हैं उन्होंने बातों को ध्यान से सुना होगा। जो सवाल पूछेगा उसका भी हम लोगों ने जवाब दिया, तो वो अपने जीवन में उसको अपनाएंगे। मैं भी एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल महोदय सुभाष जी का, और सर आपने बहुत अच्छा संचालन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने मुझे जो सुना है, सुनने के लिए इतना पेशेंस रखा है, उसके लिए सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। आप सबका बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। विजेंद्र जी, हमारे दर्शक, हेलो जी हाँ, अंजुम सर, 1 मिनट केवल बात कर सकता हूँ? जी हाँ। विजेंद्र जी, हमारे काफी सारे दर्शकों का एक प्रश्न आ रहा है कि क्या जैसे अभी के सेशन में उनकी कई सारी क्वेरीज हो सकता है जो शांत नहीं हो पाई हैं, क्या वो आपसे संपर्क करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का सहारा ले सकते हैं? मोबाइल पर आपसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप अनुमति दें तो। मैं ऐसे सभी दर्शकों को बताने देना चाहता हूं सर आपके माध्यम से। एक तो जो आपका इंस्टीट्यूट, चमेली देवी इंस्टीट्यूट जो वर्क कर रहा है सर, इट्स बियॉन्ड आवर एनर्जी सर। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं समाज को जोड़ने और दिशा देने में। एक तो आपसे जुड़ जाए, हमसे जुड़ जाएंगे। सेकंड मैं बता देता हूं, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, वो आप दे सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है मोटिवेशनल योगी, तो इससे भी जुड़कर वो अपने प्रश्न रख सकते हैं और पूछ सकते हैं, इससे भी उनको शायद काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विजेंद्र जी। और विशेष धन्यवाद मैं अमित सर को देना चाहूंगा जिन्होंने आपसे मिलने का अवसर हमें प्राप्त करवाया। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। CDIPS कॉलेज के चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर आदरणीय अमित वशुनिया जी को आमंत्रित करता हूं वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। अमित सर। नमस्कार सभी को। आज के इस वेबिनार को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि ध्यान और प्राणायाम ये 2 ऐसे अस्त्र हैं जो न केवल हमारी एकाग्रता बढ़ाते हैं बल्कि हमारी श्वसन क्रिया को भी मजबूत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं, जिससे अभी जो समय चल रहा है, ये जो कठिन समय चल रहा है कोरोना का, इसमें ये चीजें बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। तो मैं हमारे आज के वक्ता विजेंद्र सिंह सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में हमारे कॉलेज चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के लिए समय निकाला और हमें मार्गदर्शन दिया। साथ ही सभी प्रतिभागियों का मैं दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर जय बनर्जी सर, प्रिंसिपल डॉक्टर सुहास धांडे सर, एकेडमिक हेड डॉक्टर शिखा अग्रवाल मैडम, और हमारे साथी राहुल पोल सर, अंजुम परवेज सर, प्रशांत कोठारी सर, अनीश चौधरी सर, रचना नाइक मैडम और राधेश्याम अचोलिया सर का भी मैं आभार मानता हूँ। साथ ही उन सभी का जिन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग किया। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। विजेंद्र सर, आपका अमित सर ने तो बहुत अच्छी तरह से आपको हृदय से धन्यवाद दिया। सारे ऑडियंस को मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि वो हमसे जुड़े, उन्होंने अपने सवाल पूछे। हम उम्मीद करते हैं कि हमने सारे सवाल के जवाब आपके माध्यम से, आपके द्वारा उनके को दिलवाए। जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपने मोटिवेशनल योगी करके यूट्यूब चैनल बताया है, तो जिन लोग सवाल, जिनके सवाल हम नहीं पूछ पाए, वो मोटिवेशनल योगी करके यूट्यूब का चैनल है, वहां पे जा सकते हैं और वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है आपका सर का, विजेंद्र सिंह सर का है, उसको देखिए। वहां पे आपको बहुत सी सारी चीजें सीखने को, देखने को और समझने को मिलेंगी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Radheshyam sir, we can end the meeting now. Okay sir.
राहुल सर, आपको अपने एंड पर करना पड़ेगा मीटिंग। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जी सर।